हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है रिविजन IAS PT 365 का पॉलिटी का हम पार्ट 1 लेकर आए। जैसे कि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि पॉलिटी भी कंप्लीट करवा दीजिए, तो हम पॉलिटी भी बिल्कुल आपके लिए कंप्लीट करवाने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस भी आजकल आपको स्टैटिक के देखने के लिए नहीं मिलते हैं। स्टैटिक प्लस आपको करंट के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोनों रिवीजन हो जाएगा, स्टैटिक भी हो जाएगा और हम करंट अफेयर्स भी कवर कर लेने वाले हैं। इसके अलावा हमने ऑलरेडी PT 365 कल्चर की, इकोनॉमिक्स की, इन्वायरमेंट की, साइंस एंड टेक की, ज्योग्राफी की कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वो नहीं देखी तो उन्हें भी एक बार जाकर देख लीजिएगा। बहुत जल्दी चैनल पर एक प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी जहाँ पर आपको सारे PTs इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो उन्हें भी एक बार जाकर देख लीजिएगा। सारी चीज़ें आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उससे भी आप जुड़ जाइए, जहाँ पर हम जो पढ़ाते हैं उसका PDF आपको अवेलेबल हो जाता है। सबसे पहले हम कुछ इश्यूज की बात करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बार आपको देखने के लिए मिले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, ये देखिए हमेशा आपको देखने के लिए मिलता है, और जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो केशवनंद भारती केस हमारे दिमाग में आता है, जो कि 1973 में हुआ था। तो यहाँ से ही हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की बात होती है, जिसको अभी 50 साल पूरे हुए हैं 2023 में, इसलिए ये चर्चा में था और इसलिए इसके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। आप लोगों ने अगर UPSC का ट्रेंड देखा होगा तो किसी चीज़ को अगर 50 साल हुए हैं, 100 साल हुए हैं, तो उसके क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक पिटीशन दायर की गई थी केरला गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो केरला का लैंड रिफॉर्म था 1963 का, उससे रिलेटेड बोला था कि ये वायलेशन करता है हमारे फंडामेंटल राइट का अंडर आर्टिकल 25, 26 एंड 31। तो ये ध्यान रखना है कौन कौन से आर्टिकल की बात करी है। तो 25, 26 और 31 की बात करी है। यहाँ पर जो ये केस था, ये एक लार्जेस्ट एवर बेंच जो है 13 जजेस की बेंच बैठी थी, उसने यहाँ पर इस केस के लिए यहाँ पर हियरिंग करी थी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसका एवोल्यूशन की बात करूंगी तो सबसे पहले आपको पता होगा कि AK गोपालन केस हुआ था 1950 में। यहाँ पर बोला था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है एनी पार्ट इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद 1951 में शंकरी प्रसाद केस हुआ था। देन उसके बाद आफ्टर दैट अगेन ये भी यहाँ पर भी यही बोला गया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको पार्लियामेंट किसी भी समय पर अमेंड कर सकती है। 1965 में सज्जन सिंह केस हुआ था, सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई थी। लेकिन 1967 में गोलकनाथ केस हुआ था, जहाँ पर दो बात निकल कर आई थी। एक आर्टिकल 368 जो होता है, वो यहाँ पर पार्लियामेंट में बोला गया है कि डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर ऑफ अ पार्लियामेंट, मतलब यहाँ पर बताया नहीं गया है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें अमेंड कर दी जा सकती हैं। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, यहाँ पर बोल दिया गया। उसके बाद 1971 का केस आता है, जहाँ पर हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर लिमिटेड एंड पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से बोला गया। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें आई सामने, एक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकल के आया और एक 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकल के आया। 24th के तहत बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है नॉट लॉ अंडर द आर्टिकल 13 के अंदर कोई लॉ नहीं है अमेंडमेंट के लिए, तो पार्लियामेंट इसे अमेंड कर सकती है। लेकिन वही 25 जो आया उसमें बोला गया कि कुछ अलग अलग सेक्शंस डिवाइड किए गए। सेक्शन 2 में बोला गया कि राइट टू प्रॉपर्टी विथ अ ड्यू कंपेंसेशन बोला गया, और 3 में प्रेसिडेंस ऑफ DPSP ओवर फंडामेंटल राइट्स बोला गया। ये वाले फिर जो इसका जुडिशियल रिव्यू का इसका स्कोप है उसको ले लिया गया 39B और 39C के तहत। इतनी बात होती है। देन उसके बाद 1973 में आपको केशवनंद भारती केस देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर बोला जाता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती है, सो फार अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा ये कभी नहीं बताया गया है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाती हैं। तो सोवरेनिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाएगी। इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर्ड ऑफ द सिटीजन बनाता है। वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कर सकते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, जुडिशियल रिव्यू एंड द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP। तो ये सारी चीज़ें हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाती है। सो फार हमें ये सारी चीज़ें पता है।
देन वी विल टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाता है। बोल रहे हैं इन ऑल इंडिया जज एसोसिएशन जो है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ था, उसमें बोला गया है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंस है, इज अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर। इट ऑल्सो हाईलाइटेड द प्रिंसिपल इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ अ पे हो सकता है, पेंशन, अदर सर्विस कंडीशंस बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। अब सेपरेशन पावर क्या बोल रहे हैं कि जो ऑफिसर्स ऑफ अ जुडिशरी है दे शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम द स्टाफ ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। देखिए अलग जाहिर सी बात है कि जब तीन हम अलग अलग टर्म्स की बात करें, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो तीनों की पावर्स अलग हैं, और अगर तीनों के पावर्स अलग हैं तो उनको सेपरेटली आपको ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि सबके पावर्स अलग है तो सेपरेशन ऑफ पावर ऑलरेडी हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है। यूनिफाइड जुडिशरी जो है वो सर्विस कंडीशन ऑफ जजेस की फॉर सिमिलर पोस्ट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द स्टेट। बोला गया है कि यूनिफाइड जुडिशरी है हमारे यहाँ, कि ऐसा नहीं है कि अगर मध्य प्रदेश का जज है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिले, या कहना चाहिए उसको कुछ बेनिफिट ज़्यादा मिले, और यूपी का जो है जज उसको कम सैलरी मिले, या कम कहना चाहिए उसको चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएँ, ऐसा नहीं है। यूनिफाइड जुडिशरी मतलब कि आप जिस पोस्ट पर हैं वो थ्रू आउट द कंट्री आप कहीं भी रहेंगे, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी सर्विस कंडीशंस रहेंगी, अदर देन दैट कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देन वी हैव एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। देखिए 370 चर्चा में था, काफ़ी समय से चर्चा में है, और इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बोलना चाहूँगी कि अगर हमने पढ़ लिया है कि जम्मू कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 था, तो हमको 371 पता होना चाहिए। 371 के अंतर्गत कौन कौन से 371A, 371B, उसको एक बार पढ़ के जाइएगा, हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, यहाँ पर कब हुआ था ये? 5 अगस्त 2019 को हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रमलगेट किया था ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू कश्मीर के लिए, इसको बोला गया जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019, जिसके तहत यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अब एप्लीकेबल हो जाएगा उस स्टेट में। यहाँ पर अभी चुनाव भी आयोजित किए गए हैं, अगर आप लोगों को पता हो, अभी नतीजे सामने आए तो आप लोगों को इस बारे में जानकारी होगी। ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली से चैलेंज भी किया गया, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमने आर्टिकल 370 हटा दिया। ठीक है, अब आर्टिकल 370 में था क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम ध्यान रखना है, जिसके तहत अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने, जो लास्ट रूलर थे जम्मू कश्मीर के, साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ, ताकि वो डोमिनियन स्टेट उसको मिल सके। अब डोमिनियन स्टेट में ये था कि उनका खुद का अलग फ्लैग होगा और उनका खुद का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जब हमने आर्टिकल 370 यहाँ पर हटा दिया है, तो अब वहां पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बोला है 370 में, एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, पार्लियामेंट नीडेड द स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंस फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉ। तो यहाँ पर हमको स्टेट गवर्नमेंट की सहमति की आवश्यकता ज्यादा थी, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का दबदबा कम था, तो उसे ही बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं 370 को यहाँ से हटाया गया। इसके तहत आर्टिकल 35A भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि बोला है, इट इज स्टेम्ड आउट ऑफ आर्टिकल 370 एंड गेव पावर ऑफ जम्मू कश्मीर असेंबली टू डिफाइन परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कितने रेसिडेंट्स रहते हैं, मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं एक तरह से उनका सेंसस करने की आवश्यकता है, उनको कितने स्पेशल राइट्स और क्या क्या प्रिविलेजेस देना है, ये सारी बात यहाँ पर करी गई है। देन वी हैव अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। यहाँ पर हमने एनसीआर जो हमारा है उसको भी यहाँ पर अमेंड करने के लिए बात करी गई है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या क्या बात करी गई है कि जो नेशनल कैपिटल है, सिविल सर्विस अथॉरिटी NCCSA, इट क्रिएट्स अ न्यू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाई गई है, जिसको हम बोलेंगे NCCSA, to make the recommendation to the Lieutenant Governor regarding the transfer, positioning, vigilance and other incidental matters। तो यहाँ पर इनको सारे मैटर्स के लिए यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। Then SCCSA shall be decided the matter by the majority of votes to the members of present and voting। जो भी present and voting है उसके बेसिस पर मेजोरिटी जिसको मिलेगी उसके बेसिस पर डिसाइड होगा मैटर जो भी रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये अगर इसका आप नाम पढ़ेंगे तो सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत बनाया गया है। तो वो जो भी डिसीजन लेना है, उनको जो भी उनकी पोस्टिंग करना है, जहां पर भी उनको ट्रांसफर करना है, सारी चीजें यहाँ पर निर्धारित की जाएंगी, किसके बेसिस पर? वोटिंग ऑफ मेजोरिटी के बेसिस पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आपको पता होना चाहिए, मैटर्स जो रहेंगे आउटसाइड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ अ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बट विच हैव बीन डेलीगेटेड टू द लेजिस्लेटिव। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी हो सकता है उसके कहना चाहिए मैटर जो होते हैं उसके परव्यू के बाहर हो, बट फिर भी
अगर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उसके अंतर्गत आती तो यहाँ पर हम उसको यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिल्ली के बारे में भी पता होना चाहिए कि 1951 में जब आज़ाद होता है देश, उसके बाद हमने पार्ट सी में इसको रखा था। देन 1952 में लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की गई थी, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। 1956 में हमने यहाँ पर इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया था, और 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट दिया गया था, प्रोवाइडेड फॉर द लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन दिल्ली। 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर GNCTD एक्ट लागू किया गया था, और 2021 में इसमें हमने अमेंडमेंट किए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की। इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, while setting aside a detention order, observe preventive detention law are of colonial legacy and they must be used only in the rarest of rare cases। बोल रहे हैं कि colonial time की चीजें हैं, तो अब हमें उसको बहुत रेयर केसेस में यूज करना चाहिए। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो डिटेंशन ऑफ अ पर्सन है विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन बाय द कोर्ट और ऑन अ मेयर रीजनेबल एप्रीहेंशंस ऑफ हिम डूइंग एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर। बहुत सारी चीजें हैं जो आप डेंजरस ली कर देते हैं पब्लिक के लिए, तो यहाँ पर विदाउट ट्रायल या विदाउट कोर्ट की परमिशन के उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इट पर्पस इज टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर। अगर हमको संभावना लगती है कि नियर फ्यूचर में वो कर सकता है ऐसा, तब यहाँ पर उसे इस तरह की चीजों को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है प्रिवेंटिव, किसी चीज को प्रिवेंट करना कि आगे जाके चीजें बड़ी ना हो जाए, इसलिए। कौन से आर्टिकल के तहत आएगा, तो आर्टिकल 22(1) एंड 22(2) के तहत आएगा। is not available to a person arrested or detained under the preventive detention law under article 22(3). Parliament have exclusive authority to make a law preventive detention for the reason। तो पार्लियामेंट यहाँ पर इससे रिलेटेड लॉ बना सकती है। अब इसके लिए भी अलग अलग कानून आए हैं, दो मैंने 22(1), 22(2), 22(3) के बारे में आपको बता दिया है। कोई केस हुआ था, सॉरी, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस हुआ था 1950 में। देन उसके बाद शिवबन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954 में। देन शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस हुआ। ठीक है, इनको एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें आते हैं। देन वी हैव अ पर्सनैलिटी राइट्स। पर्सनैलिटी राइट्स जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रांट किया है प्रोटेक्शन टू द फेमस बॉलीवुड एक्टर्स पर्सनैलिटी राइट फॉर मिसयूज बाय द थर्ड पार्टी। आपने देखा होगा बहुत बार, अभी आप लोगों ने शायद ब्लैक नेट के बारे में सुना होगा, ब्लैक इंटरनेट के बारे में सुना होगा, डार्क नेट जिसके बारे में आप लोग बोलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं फेक फेसेस यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि कोई एक बॉलीवुड एक्टर है, अगर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, फेमस पर्सनैलिटी है, तो आप उसको मिसयूज नहीं कर सकते हैं। So personality right refers to the right of a person to protect him or his personality under the right to privacy or property। तो किसके अंतर्गत आएगा पूछ सकते हैं, तो राइट टू प्रिवेसी के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखना है। आप उसका नाम, उसकी वॉइस, उसकी सिग्नेचर, इमेज कुछ भी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। अब पर्सनैलिटी राइट्स इन इंडिया की अगर हम बात करेंगे, तो वही बात है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, नॉट एक्सप्रेसिवली मेंशन्ड इन एनी स्टेटस ऑफ इंडिया बट आर ट्रेस्ड फॉल अंडर द राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इसके टू कंपोनेंट्स हैं, एक तो राइट टू पब्लिसिटी, राइट टू कीप वंस इमेज एंड लाइकनेस फ्रॉम बीइंग कॉमर्शियली एक्सप्लोटेड विदाउट परमिशन। इट इज गवर्न बाय द कौन सा आता है, ट्रेड मार्क्स एक्ट ऑफ 1999 एंड कॉपीराइट एक्ट 1957। राइट टू प्राइवेसी आपको पता ही हुआ है, नॉट हैव वन पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटेड पब्लिकली, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। देन हेट स्पीच की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेस किया है नीड फॉर द स्टेक होल्डर्स टू फाइंड अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ हेट स्पीच। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग लॉ के खिलाफ बात करने लगते हैं, लोगों को भड़काने का काम करने लगते हैं, उसको हेट स्पीच कहते हैं बेसिकली। ठीक है ना, बेसिक टर्म्स में हम इसको समझ सकते हैं। कुछ एक्सप्रेशन के तहत आपने कार्टून, इमेज, किसी भी अपने जेस्चर, अपने ऑब्जेक्ट, सिंबल, किसी के ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आप कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नोन एज हेट स्पीच। अब हेट स्पीच के लिए रेगुलेशंस क्या है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023, ये ध्यान रखना है, भारतीय न्याय संहिता में पहले आर्टिकल याद रखना है, 19(2) के अंतर्गत ये आएगा। और भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 196(1), 299 एंड 353(1) एंड 2 के तहत यहाँ पर ये बात आती है। इससे रिलेटेड सारी चीजें थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या क्या है। देन वी हैव अ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। वही बात कर ली गई है कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट कैन नॉट ऑर्डर अ ब्लैंकेट स्टे ऑन वर्शिप एक्ट 2।
बेसिकली यहाँ पर बात करी गई है कि इसमें इस एक्ट के तहत डिक्लेयर किया गया दैट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ अ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी द सेम एज इट वाज ऑन अगस्त 15 1947 15 अगस्त को जो भी प्लेस जैसा था, रिलीजियस कैरेक्टर उसका जैसा था, वो मंदिर था, वो मस्जिद था, जो भी था वो वैसा ही रहेगा। उसके पहले अगर रहा हो तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, बट 15 अगस्त 1947 में वो जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। It says no person shall convert any place of worship of any religious denomination into one of the different denomination or section. It also impose a positive obligation है स्टेट का कि मेंटेन करके चले कि रिलीजियस कैरेक्टर जिस प्लेस का जो था वो वही बना रहे, उसको हम चेंज ना करें। अभी बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया जा रहा है, उसके तहत यहाँ पर ये काम किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला सेक्शन खत्म हो जाता है। पार्ट 1 हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्दी इसके सारे पार्ट्स हम कंप्लीट कर देंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, 10 ही दिन बचे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से इसको तैयार कर लें और पीटी 365 से क्वेश्चंस आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, इसलिए हमने इसको जल्दी कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा पहले की जितने वीडियोस थे उन्हें एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये पॉलिटी का पीटी 365 हम कवर करने वाले हैं, जिसका पार्ट 2 हम लेकर आए। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसे जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आपने पहले के अगर पीटी 365 नहीं देखे हैं, हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का, एनवायरनमेंट का, आर्ट एंड कल्चर का, ज्योग्राफी का और साइंस एंड टेक का कंप्लीट कर लिया है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज अ रिवीजन के पर्पज से आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उन्हें एक बार जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारी पिछली बार छूट गई थी उस पर हम पहले फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 8th शेड्यूल की। अब देखिए, जो शेड्यूल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उससे आपको हमेशा फ्रिक्वेंटली एक या एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो 8th शेड्यूल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लैंग्वेजेस जो है वो 8th शेड्यूल में हमने इनकलकेट की हुई है। बेसिकली यहाँ पे कोई लैंग्वेज के बारे में बात की हुई है जिसको हमने 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया है। किसने किया है? तो उड़ीसा में ये लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ पर ये इंक्लूड किया गया है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो 22 लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो कि शेड्यूल 8 में दी हुई हैं। 14 लैंग्वेजेस जो है वो ओरिजिनली इसमें लिस्टेड थी, उसके बाद यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सिंधी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई एज अ 21st लैंग्वेज, 21st अमेंडमेंट ऑफ 1967 के तहत। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड की गई है बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत। उसके बाद संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो 2003 में यहाँ पर ऐड की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि इनको बेनिफिट क्या मिलते हैं, तो इनको गवर्नमेंट से सबसे पहले डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद इनको रिकॉग्निशन मिलता है साहित्य अकेडमी में। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो दिए जाते हैं ये 22 लैंग्वेजेस में ही दिए जाते हैं। उसके अलावा इनको हम यूज़ कर सकते हैं असेंबली और पार्लियामेंट्री डिबेट्स में, इन लैंग्वेजेस को आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, और आरबीआई जो है अपनी करेंसी नोट में भी इनको इंक्लूड कर सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर क्या बात की गई है, तो यहाँ पर बोला गया है इट वॉज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, एक क्वेश्चन शायद यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछा था कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था, तो ये ध्यान रखते हैं 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। आर्टिकल 31B यहाँ पर ऐड किया गया था, ठीक है। यहाँ पर अगर 9th शेड्यूल की हम बात करेंगे तो बोला है कि आप बहुत सारे जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके वायलेशन पर आप डायरेक्टली उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे आईआर करके एक हमारा केस हुआ था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड आईआर कोल्हो करके जो केस हुआ था 2007 में, उसमें बोला गया था कि यहाँ पर 9th शेड्यूल में हमने एक लॉ ऐड किया है इन द ईयर ऑफ 1973 फॉर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स कैन बी चैलेंज। ये चैलेंज कब कर सकते हैं? इफ इट डिटरमाइंस अंडरमाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर, कभी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरमाइन कर दें। आर्टिकल 21 अलॉन्ग विद आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। तो आर्टिकल्स याद रखेंगे कौन कौन से हैं, 21, 14 और 19 के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब देखिए, एक नया राइट निकल के आया है, राइट टू साइलेंस के बारे में हमने बात करी है। तो यहाँ पे राइट ऑफ साइलेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए
All the accused have a right of silence and investigators cannot force them to speak or admit guilt. हर जब देखिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो जो भी एक्यूज्ड पर्सन होता है उसको बोला जाता है कि आपको बोलने का अधिकार है लेकिन आपको साइलेंस रहने का भी अधिकार है। अगर आपको आपको फोर्सफुली कोई कुछ चीज बुलवा नहीं सकता है तो ये चीज यहाँ पर दी गई है। किस आर्टिकल के तहत हो सकता है आपसे पूछ ले, तो आर्टिकल 20 का सब पार्ट 3 जो है उसके तहत यहाँ पर दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंतर्गत। और यहाँ पर राइट इज नॉट अवेलेबल टू द पर्सन बीइंग इंटेरोगेटेड अंडर द कस्टम एक्ट 1962 एंड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो इसके तहत अगर कोई व्यक्ति गया है तो वहां पर हम बोल रहे हैं कि अगर कोई इंटेरोगेशन के लिए गया है तो यहाँ पर उसको ये राइट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अदरवाइज आप यहाँ पर ये हमारे जो राइट है इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन द प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर्स में रिजर्वेशन की बात करी गई है। क्या बोला है, हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पर स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 लेकर आए थे, जिसमें बोला गया है कि 75% रिजर्वेशन रखा जाएगा लोकल्स के लिए, ताकि बाहर से जो आया हुआ व्यक्ति है वो यहाँ पर किसी भी तरह से उसको रिजर्वेशन यहाँ पर ना मिले, उसको ज्यादा सुविधा यहाँ पर ना मिल सके। तो ये ध्यान रखना है कि 75% रिजर्वेशन की हमने बात करी है। उसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेट ऑफ पार्ट 3 द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा किया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश स्टेट ने भी 2019 में ये काम किया था। बेसिकली नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है, इसलिए यहाँ पर इस तरह का काम नहीं करना है। फिर देन वी हैव अफर्मेटिव एक्शन की बात करी गई है। अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, जो पॉजिटिव एक्शन होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है यूएस में टू काउंटर द हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ प्रेजुडाइज अगेंस्ट इंडिविजुअल विद सर्टेन आइडेंटिटीज लाइक ब्लैक, हिस्पैनिक एंड अदर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। तो उनके साथ यहाँ पर कुछ भेदभाव जो किया जाता था उसके तहत यहाँ पर इसे किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया रिजर्वेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन एक सिस्टम है ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया। इंडिया में अफर्मेटिव एक्शन के तहत रिजर्वेशन लाया गया है, जहां पर हम बोल रहे हैं कि डिसएडवांटेज ग्रुप जो है उसको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, सारी जगह हमने कुछ ना कुछ फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। आर्टिकल 15 का 4 और 16 का 4 इसके अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर रिजर्वेशन कोटा है जो 50% फिक्स कर दिया, उससे ज्यादा नहीं बनना चाहिए। आपको इंदिरा साहनी जजमेंट अगर याद होगा कि ओबीसी, एससी और एसटी को अगर आपको यहाँ पर रिजर्वेशन देना भी है तो 50% से ऊपर नहीं देना है, ये बात की गई थी। फिर आता है रंगनाथ मिश्रा कमीशन। रंगनाथ मिश्रा कमीशन किसके लिए बनाया गया, इसको हम बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया था। ये किस तरह ध्यान देता है, इट लुक इनटू द वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज इन द कंट्री। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है 2007 में, जिसके बेसिस पर शेड्यूल कास्ट का स्टेटस कंप्लीटली डीलिंक किया गया है रिलीजन से और उसको एक अलग न्यूट्रल स्टेट का दर्जा दिया गया है। देन वी हैव आर्टिकल 355, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन। कंटेन कौन से पार्ट में दिया है, देखिए ये पता होना चाहिए। इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि किस पार्ट से पूछा गया है, तो ये आप लोग ध्यान रख लेंगे। पार्ट 18 में ये दिया हुआ है, ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में यहाँ पर बात की गई है। फिर यहाँ पर और इसके अलावा क्या बोला गया है, इसमें बोलते हैं कि ड्यूटी ऑफ अ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल अग्रेशन। तो हर एक स्टेट को आपको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द एक्सटर्नल अग्रेशन एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंस। उसके तहत फिर आपको फर्दर आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे। आर्टिकल 352 चार के डिफरेंसेस से आप लोगों ने पढ़े होंगे। आर्टिकल 356, देन आर्टिकल 360, ये मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव अ राइट टू वॉक। पंजाब ने यहाँ पर पहला स्टेट बना है जिसने इम्प्लीमेंट किया है राइट टू वॉक को, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। राइट टू वॉक को इम्प्लीमेंट किया है। राइट टू वॉक मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल द रोड ओनिंग एजेंसीज इंक्लूडिंग NHAI। तो मतलब आप फुटपाथ अगर आपको दिया गया, साइकिल ट्रैक दिया गया, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। दैट इज राइट टू वॉक। अब हम बात कर रहे थे कुछ फंक्शनिंग ऑफ अ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर की। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके बारे में आपने सुना होगा। कभी भी गवर्नमेंट को गिराना है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाइए, तो यहाँ पर काम हो जाता है। हम और आप लेके लाने से नहीं होता है, वहां की जो पार्लियामेंट होती है या स्टेट लेजिस्लेटिव होती है वो लेकर आ सकती है। तो बेसिकली मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट ने
यूनियन गवर्नमेंट ने फेस किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम बात कर लेते हैं। बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, एक लेजिस्लेटिव रेजोल्यूशन है, इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में, जो अलाउ करता है ऑपोजिशन टू चैलेंज द गवर्नमेंट मेजोरिटी। गवर्नमेंट की मेजोरिटी को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर ऑपोजिशन लेकर आती है कि हमें गवर्नमेंट पर अब भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट जो हिसाब से काम करना चाहिए था उस हिसाब से काम नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, तो इस वजह से हम नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर लेकर आए हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन वो पास हो जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ द डे विल हैव टू रिजाइन, तो गवर्नमेंट को उसी दिन रिजाइन कर देना पड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज और पता होना चाहिए, जब हम मोशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं दैट कैन ओनली बी मूव्ड इन द लोकसभा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो केवल और केवल लोकसभा में ही आ सकता है, केवल और केवल लोकसभा में ही आ सकता है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं या रूल्स हैं जो हमको बिजनेस में दिए गए हैं वो लोकसभा में ही हम यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 75(3) के तहत यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के, ये आपको पता है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 164 का सब पार्ट 2 जो है वो कहीं ना कहीं हमको प्रोवाइड करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो दोनों की बातें याद रखना है, एक तो हम लोकसभा की बात कर रहे हैं आर्टिकल 75(3) और उसके बाद हम यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं आर्टिकल 164 का सब पार्ट 2। ठीक है, यहाँ पर इसका एक रूल 198 है जो कि हमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा में दिया हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन किस आर्टिकल के तहत आ सकता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ लॉ मेकर्स। आपको पता है लॉ मेकर्स को कुछ प्रिविलेजेस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 जजेस की यहाँ पर बेंच बिठाई है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको यहाँ पर हेड बनाया गया है, और यहाँ पर कंसिडरेशन रखा गया है 1998 का जो जजमेंट हुआ था पीवी नरसिम्हा राव केस का, उसको ध्यान में रख के। तो बेसिकली पीवी नरसिम्हा राव केस का जो जजमेंट हुआ था वो एक बोल सकते हैं बैकड्रॉप है 1993 का झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस जो हुआ था उसके तहत। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक लीगल इम्यूनिटी ग्रांट की जाती है जो कि लेजिस्लेचर के तहत की जाती है, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर, आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट हो गया या हमारे गवर्नर हो गए, इनको आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए नहीं लेकर आ सकते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे इम्यूनिटी दी जाती है। तो वही बात करी गई है कि जो उनको प्रिविलेजेस दिए गए हैं उसका गलत इस्तेमाल हो जाता है, तो किसी किसी केस में जरूरी होता है कि हम उनको लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला गया है, और बोला गया आर्टिकल 105 का सबसेक्शन 2 एंड 194 का सबसेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बात करता है। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वही होते हैं, इट रेफर्स टू द लीगल इम्यूनिटी दी जाती है जहां पर लेजिस्लेचर्स आर ग्रांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी के तहत उन्हें यहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इस तरह की चीज का उपयोग नहीं करता है, उससे बाहर चला जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। देन वी हैव एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर्स की हम बात कर लेते हैं। तो लोकसभा ने एक्सपेल किया है वन ऑफ इट्स मेंबर एक्यूज्ड ऑफ द एक्सेप्टिंग गिफ्ट और इलीगल ग्रेटिफिकेशन। देखिए लोकसभा में जो भी सदस्य होते हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उनको गिफ्ट एक्सेप्ट करने का अधिकार नहीं होता है। एक उनका लेवल होता है कि कुछ डिसाइड कर दिया जाता है कि 5000 10,000 एक लिमिट है, उसके बाहर अगर आप कर रहे हो तो दैट इज नोन एज इलीगल, तो वो इलीगल हो जाता है, इथिक्स के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए इसको उस जो भी व्यक्ति ने लिया हुआ है, जो भी मेंबर ने लिया हुआ है, उसको एक्सपेल कर दिया जाता है लोकसभा से। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब सिंपल मेजोरिटी का एक टर्म यहाँ पर निकल के आया था, तो सिंपल मेजोरिटी इज नीडेड टू पास द मोशन ऑफ एक्सपल्शन। यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी को पास करना पड़ता है हर हाउस में। स्पेशल मेजोरिटी की बात, सिंपल मेजोरिटी क्या है, 50% है ना, मतलब 50% से ज्यादा जितने लोगों ने उसमें वोट दे दिया है वो सिंपल मेजोरिटी में काउंट हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मोशन यहाँ पर एक्सपल्शन में काउंट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, इस समय पर बहुत देखने के लिए मिल रहा है। तो महाराष्ट्र के जो स्पीकर है उसने डिसमिस कर दिया ऑल द पिटीशन सीइंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज। अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्पीकर यहाँ पर पाया जाता है कि कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई है जो भी काम करने के लिए उसको दिया गया उसके तहत, तो एंटी डिफेक्शन लॉ वो यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। किसके तहत आता है, 10th शेड्यूल के अंतर्गत आता है
52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के तहत, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये डिसाइड कौन करता है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस वो डिसाइड करेगा। लोकसभा है तो लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो वहां का स्पीकर डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करेगा कि मेंबर डिस्क्वालीफाई है कि नहीं। कब हो सकता है वो डिस्क्वालिफिकेशन, जब वो वॉलेंटरी गिव अप कर दे अपनी पार्टी की मेंबरशिप, किसी और पार्टी में चले जाते हैं, आपने सुना ही होगा। इसके बाद आए राम गए राम वाला कंसेप्ट आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, वही इसमें चलता है। उसके बाद हो सकता है कि अपने जिस काम को करने के लिए आए थे उसके कॉन्ट्ररी जा रहे हो, तो हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी अगर बोल रही है कि नहीं हम इसमें सहमति देनी और आप उससे अलग चले गए, तो वो आपकी पार्ट से छिन जाएगी वहां पर सारी चीजें। तो यहाँ पर बोला गया कि 15 दिनों के अंदर यहाँ पर पार्टी को बताना पड़ता है कि इस व्यक्ति को आपको रखना है कि नहीं, और एंटी डिफेक्शन लॉ या डिस्क्वालिफिकेशन के बेसिस पर उस व्यक्ति को वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है, इस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर मैंने एक वीडियो किया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे एक बार जाकर देख लीजिएगा, हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। देन वी हैव ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये आप लोगों को पता है, मैंने शायद इसको इस तरह समझाया था। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट का होता है और 231 इसी को उलटफेर कर देंगे तो गवर्नर का होता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ऑर्डिनेंस जारी करने की क्षमता होती है प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास। तो यहाँ पर रिसेंट एनालिसिस ने बताया है कि जो नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेस हैं वो इशू बाय द प्रेसिडेंट 2019 के बाद से वो ड्रॉप हो गया। अब प्रेसिडेंट उतने ज्यादा ऑर्डिनेंस नहीं देता है। 2022 में फर्स्ट टाइम 59 ईयर्स में कोई भी ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ है, ये पता होना चाहिए। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ही होती है। ऑर्डिनेंस जो होते हैं वो बेसिकली टेम्पररी लॉ होते हैं जो कि प्रेसिडेंट इशू करता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहती। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ हमको इस चीज के लिए लॉ बनाना चाहिए, तो वो यहाँ पर बनाकर ले आते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस कब खत्म होता है, सीजेस टू बी ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक फ्रॉम द डेट व्हेन द नेक्स्ट सेशन, जब नेक्स्ट सेशन होगा उसके 6 वीक के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। देन वी हैव सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। तो अभी आपको पता है पार्लियामेंट ने 75 साल अपने कंप्लीट किए हैं, तो उसके जो सेक्रेटरीट हैं, इट हैज बीन कस्टोडियन ऑफ अ प्रोसीजर प्रेसिडेंस एंड लेजिस्लेटिव नॉलेज ऑफ अ 2 हाउसेस। बेसिकली आर्टिकल 98 के तहत बोला गया है कि हर हाउस में आपको एक सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बेसिकली लॉ मेकिंग अथॉरिटी होता है। लॉ को रेगुलेट करना, क्या कैसा काम करना है, सारा कुछ निर्धारित करने का काम इन्हीं के हाथ में रहता है। आर्टिकल 187 ने बहुत सिमिलर प्रोविजन बनाए हैं सेक्रेटरीट ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। तो यहाँ पर आपको काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट भी देखने के लिए मिलता है, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट भी देखने के लिए मिलता है। कब से ये एग्जिस्टेंस में आया, तो 1952 से। अब देखिए लोकसभा का सेक्रेटरीट और राज्यसभा का सेक्रेटरीट भी अलग अलग होता है। लोकसभा की सेक्रेटरीट में आपको पता है स्पीकर लोकसभा में होगा, राज्यसभा में चेयरमैन होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा जिसे हम सेक्रेटरी जनरल बोलेंगे, दोनों में सेम चीज होगी। अब इनकी रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे तो आपको पता है राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, तो ये कंटिन्यू चलता जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोकसभा की बात करें तो जैसे ही भंग, हम कह सकते हैं कि हमारी लोकसभा भंग होगी तब उस समय पर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। जब भी ये टर्म मैंने बोला है तो आपको तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए, हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी 30वीं एनिवर्सरी हुई है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर डिवैल्यूएशन ऑफ पावर, रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोकल गवर्नमेंट सच एज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ये आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, 1992 में अमेंडमेंट एक्ट आया था और 1993 में ये सारी चीजें केम इनटू फोर्स हो गई थी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। आर्टिकल्स ध्यान रखेंगे, ये आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है, ये आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। ये 11th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, ये 12th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। अगर मैं बात करूं तो इसमें 29 फंक्शनल आइटम्स हैं और इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज की, यूएलबीज की हम बात कर लेते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। एक नेशनल वर्कशॉप है जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, किसके लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, ताकि एक कैपेसिटी बिल्डिंग हम यहाँ पर जनरेट कर सके। बेसिकली 3 इनिशिएटिव लिए गए हैं। एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान लिया गया टू इनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ MOHUA। ठीक है, यहाँ पर 6 हमने पायलट यूएलवीज बनाए हैं। कौन कौन से, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट, नागपुर एंड पुणे। तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए।
नेक्स्ट वी हैव पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। अब पंचायत में यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंशन वाला एक्ट आ गया है। ये पेसा एक्ट आप लोगों ने सुना होगा, एक्सटेंशन ऑफ अ शेड्यूल्ड एरिया एक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो झारखंड ने ये इशू किया है इसका ड्राफ्ट। बेसिकली 1996 में एक एक्ट आया था जिसमें बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, इनका नाम याद रखना है आपको। और ये इनेक्ट किया गया था इन द ईयर ऑफ 1996 में फॉर द ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए इंक्लूड किया गया था। और आपको पता है झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने के लिए खास तौर पर मिल जाती है, इसलिए उनके एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पर इसको इशू किया गया है। ठीक है, किस पार्ट में आता है हम बात कर लेते हैं। तो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया ऑफ अ 10 स्टेट्स अंडर आर्टिकल 244(1) में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, देन उसके बाद इसमें और कौन कौन से 10 स्टेट्स शामिल हैं तो वो पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और 5th शेड्यूल एरियाज भी इसमें कई एंड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, 8 स्टेट्स जो हैं एक्सेप्ट झारखंड एंड उड़ीसा, उनको फ्रेम और नोटिफाई करने के लिए स्टेट पेसा रूल यहाँ पर बनाया गया है। अब 5th और 6th शेड्यूल के बीच में देखिए डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, क्या होता है क्या नहीं, एक बार देख लीजिएगा। मैंने शायद इसके बारे में भी आप लोग को पढ़ाया था कि एक को आप ध्यान रख सकते हैं 80 mm से, है ना। तो 6th शेड्यूल को 80 mm से ध्यान रख लेंगे। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, और बाकी सारे इसमें आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज चर्चा में थी। तो पैनल ऑफ अ वाइस चेयरपर्सन ये चर्चा में थी। तो ऑल वुमेन पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन राज्यसभा ने कॉन्स्टिट्यूट करी, उसके बारे में बताया गया है। और बोला है सेम पावर एज अ चेयरमैन इनको भी रहता है। फिर पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में बात करी गई है। स्पेशल सेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं, वो भी कभी ना कभी हो जाते हैं। आर्टिकल 85 में बताया गया है कि पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। अगर वो नहीं मिल पाती है तो कुछ स्पेशल सेशन वो कर सकती है। इम्यूनिटी प्रेसिडेंट की मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इम्यूनिटी दी जाती है आर्टिकल 299 के तहत, ये आप लोगों को पता है। देन उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 61 के तहत, आर्टिकल 61 ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 299 जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, ये ध्यान रखेंगे। स्टैट्यूटरी लॉ को ब्रेक नहीं करना है, वो बताया गया है। फिर रूल 176 एंड 267 एक बार देख लीजिएगा, इसमें किस बारे में बात करी गई, बिजनेस ओरिएंटेड बात है। एडजर्नमेंट मोशन आपको पता है कि लोकसभा में एक डेफिनेट मेंबर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के तहत यहाँ पर एडजर्नमेंट मोशन ले आते हैं, ये आपको पता होगा। देन उसके बाद सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट आता है। सरपंच पति, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बहुत बार महिला की सीट होती है और उनके हस्बैंड जो है वो बोलते हैं कि हम शुरू से लड़ रहे हैं तो हम ही यहाँ के सरपंच रहेंगे, तो वैसा आपने सुना होगा ना, तो सरपंच पति उसको हम बोल देते हैं। देन उसके बाद कोटा ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में बात करी गई है आर्टिकल 243 के पार्ट 6 के तहत, इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी आपको अगले सेशन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन पीटी 365 का, हम पॉलिटी का पार्ट 3 लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि पीटी 365 के पॉलिटी को जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए क्योंकि प्रीलिम्स में आने वाला है, तो इसलिए वाले जो वीडियोज़ हैं आपको बहुत फ्रिक्वेंटली मिल जाएंगे। और हमने ऑलरेडी इन्वायरमेंट का, इकोनॉमिक्स का और आर्ट एंड कल्चर का, ज्योग्राफी का एंड साइंस एंड टेक का पीटी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिएगा। सबका सेपरेट आपको मैराथन सीरीज भी मिल जाएगी। अगर आप एक बार में पूरा रिवाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और पार्ट्स में करना चाहते हैं तो उसके वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा हमारा जो भी हम पढ़ाया हुआ आपको अगर पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप सिलेक्शन क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे कि अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और इससे क्वेश्चंस एक ना एक आपको एग्जाम में हमेशा देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नर के रोल की बात करी गई हुई है। तो रिसेंटली केरला में, तमिलनाडु में और पंजाब ने मूव किया है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव गवर्नर ओवर द पेंडिंग बिल्स। बहुत बार आपने देखा होगा गवर्नर के पास भी यहाँ पर इस तरह की एक पावर होती है जहाँ पर वो क्या करता है, किसी भी बिल को अपने पास सुरक्षित करके रख लेता है, उसको पास नहीं करता है। उसके कारण से जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके कारण से यहाँ पर
गवर्नर के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आर्टिकल 200 कहता है असेंट ऑफ द गवर्नर इज नेसेसरी फॉर द बिल टू बिकम अ लॉ। अगेन जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि किसी भी एक बिल को लॉ बनाने के लिए अगर वो स्टेट का है तो गवर्नर के असेंट लगेगा, और अगर वो कहना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वहां पर प्रेसिडेंट का असेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर प्रेसिडेंट वाले असेंट की बात करेंगे तो आर्टिकल 111 होता है, आप लोगों को ध्यान होगा। और इसी के रिगार्डिंग में गवर्नर ने यहाँ पर बहुत सारे कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए जाते हैं कि वो उस बिल को विड्रॉ कर सकता है, अपने पास सुरक्षित कब तक रख सकता है, और उसके बाद उसमें मना कर सकता है। ये सारी तमाम चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। देन उसके बाद रिजर्विंग द बिल फॉर द प्रेसिडेंट आर्टिकल 201 में दिया है कि वो रिजर्व करके किसके लिए रख रहा है, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रख रहा है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है, ही कैन आइदर गिव हिज असेंट और विथहोल्ड द असेंट। प्रेसिडेंट भी यहाँ पर ये काम कर सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट जो है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अंडरलाइन किया इसका इंपॉर्टेंस के बारे में। बेसिकली होता क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक हॉरिजॉन्टल रिलेशन होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो कि नाइदर इज अबव द अदर। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन क्या ऐसा सही मायने में होता है? आप लोगों ने देखा होगा यूनियन गवर्नमेंट हमेशा स्टेट गवर्नमेंट पर भारी होती है, ये आप लोगों को पता है। It envisages that a national or the state agencies undertake the government functions jointly rather than exclusively। मतलब सेपरेटली आप लोगों को काम नहीं करना है, आपको साथ में मिलकर काम करना है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेशनल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है यूजुअली, और अगर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पर अलग पार्टी की गवर्नमेंट होती है, तो बीच में तनातनी हो जाती है और सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो अप नहीं हो पाती हैं, आपको पता है। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू प्रमोट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। इसके लिए 7th शेड्यूल बनाया गया है, जहां पर आपको पता है सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट हमने अलग अलग बना दी गई है, ताकि स्टेट पर कौन काम करने वाला है, स्टेट लिस्ट पर क्या क्या काम होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह के काम करेगी, ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज, आपको आर्टिकल 312 याद होगा, जहाँ पर अलग अलग जुडिशियरी सिस्टम के तहत आपको अलग अलग लॉज भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती है अंडर आर्टिकल 363 के तहत, जो कि डिस्कस करती है और एडवाइज करती है द सब्जेक्ट ऑफ अ कॉमन इंटरेस्ट अगर दोनों के बीच में है। फिर आर्टिकल 261 याद रखना है, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूनियन एंड द एवरी स्टेट। फिर यहाँ पे जोनल काउंसिल्स बनाई जाती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनाई जाती है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, जो सारे स्टेट और यूनियन में फाइनेंस का बंटवारा करता है। आर्टिकल 279 ए बनाया जाता है, जहाँ पर जीएसटी काउंसिल होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिसाइडिंग द रेट ऑफ अ जीएसटी। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत की जाती है, जहाँ पर ये होता है कि हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को हम बराबर इक्वल दर्जा दिया जाता है। फिर आता है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, ये आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट बेसिकली असम और अरुणाचल प्रदेश में इस समय पर देखा गया है। वहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी जगह होता है, मैं आपको एक मैप दिखा दूंगी। आर्टिकल 131 के तहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक्सक्लूसिव टू एनी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट। तो जुडिशियल रिड्रेसल यहाँ पर कहते हैं कि ऑलरेडी अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज़ पर फैसला सुना दिया है, तो सारे कोर्ट जो हैं वो उसको यूजुअली मान लेते हैं डिस्प्यूट के केस में, वही यहाँ पर बताया गया है। तो डिस्प्यूट अलग अलग हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स के बीच में हो सकता है, बिटवीन गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट, स्टेट ऑफ वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर, दो स्टेट्स के बीच में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए अभी मैंने आपको बताया इंटर स्टेट काउंसिल बनाते हैं अंडर आर्टिकल 263 के तहत, जहां पर पावर किसको दी जाती है, प्रेसिडेंट को, वो इंटर स्टेट काउंसिल बनाती है फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट। यहाँ पर इट हैज़ द ड्यूटी ऑफ, कौन कौन सी ड्यूटीज रहती है, इंक्वायर करना, इनटू एंड एडवाइज करना डिस्प्यूट को लेकर, अगर स्टेट्स के बीच में हो गया है उनमें इन्वेस्टिगेशन करना, डिस्कशन करना, ये सारे काम इनके होते हैं। फिर जोनल काउंसिल्स हम बना देते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, जो कि एक एडवाइजरी रोल प्ले करती है फॉर प्रमोटिंग द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड टेरिटरीज। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में परवाणु रीजन जो है, ये देख लीजिए, मैं इस पे कलर चेंज कर देती हूँ पेन का, परवाणु रीजन है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा डिस्प्यूट। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में
सारचू करके यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। हरियाणा और पंजाब में चंडीगढ़ को लेकर है। गुजरात और राजस्थान में मानगढ़ हिल को लेकर है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आपको डिस्प्यूट देखने के लिए मिलेगा कनिका सैंड आइसलैंड को लेकर। महाराष्ट्र और कर्नाटका में बेलगाम को लेकर विवाद चल ही रहा है। कर्नाटका और केरला में कसारा गौद को लेकर विवाद चल रहा है। तो ये इस तरह से विवाद हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट होता है वैसे वाटर डिस्प्यूट्स भी होते हैं, तो बेसिकली नदी प्रवाह को लेकर होते हैं। इसके लिए इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बनाया गया था, जिसके अंतर्गत रिव्यू हम अलग अलग वाटर डिस्प्यूट्स के ट्रिब्यूनल्स यहाँ पर बना देते हैं। जैसे कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल हमने बनाया था, कृष्णा नदी को लेकर के यहाँ पर था। सतलज यमुना लिंक कैनाल बनाई गई है। तो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें स्टेट लिस्ट में एंट्री 17 में वाटर आता है। ये ध्यान रखना है स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्टेट लिस्ट से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से याद कर ले। आर्टिकल 262 जो है, यहाँ पर पार्लियामेंट यहाँ पर आपको लॉ इसके लिए बना सकती है, जो भी रिवर वैली डिस्प्यूट्स होते हैं उनके अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर भी डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, रावी और व्यास नदी को लेकर हैं। फिर नर्मदा वाटर रिवर डिस्प्यूट है स्टेट्स के मध्य। महादई वाटर डिस्प्यूट है। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स देखने के लिए मिलेगा। वर्षाधारा वाटर डिस्प्यूट है, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बिठाया गया है, कितनी सारी नदियों के बीच में है देखिए। कावेरी रिवर डिस्प्यूट्स, तो इस तरह से बहुत सारे रिवर डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जुडिशरी की। तो जुडिशरी क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे डिले हो रहा है यहाँ पर जजेस के अपॉइंटमेंट पे, तो उसको लेकर के यहाँ पर बात करी गई है। बेसिकली जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक कॉलेजियम के तहत होता है, अंडर आर्टिकल 124 के पार्ट 2 के तहत एंड 217 के तहत, जो कि ये गवर्न करता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 का पार्ट 2 और हाई कोर्ट के लिए 217, आप ध्यान रखें। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 3 जज केसेस 1981, 1993 और 1998 में ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऑलरेडी इतना जजमेंट हो चुका है, उसके बाद भी अभी तक सेंटर में जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट है वो जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉलेजियम की यहाँ पे ज़रूरत होती है, जिसमें CJI होता है और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये ध्यान रखना है, टोटल 5 मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात कर लेते हैं। रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को जो सेलिब्रेट करते हैं, उसमें प्रेसिडेंट ने इंडिया को बोला है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज टू रिक्रूट जजेस। वही जो हमने पहले बात करी, जजेस को रिक्रूट करने के लिए एक तरह की रिक्रूटमेंट एजेंसी या सर्विस प्रोवाइडर हमको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर रिफॉर्म्स लेगा टू सेंट्रलाइज द रिक्रूटमेंट ऑफ अ जजेस, सेंट्रलाइज तरीके से कर सके। ये फर्स्ट प्रपोज किया गया था 40th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1958 और अभी तक इस पर ज़्यादा काम नहीं किया गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत यहाँ पर आर्टिकल 312 जो है उसमें यहाँ पर ऐड किया गया था, बट स्टिल अभी यहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें करना बाकी हैं। लीगल एड की बात कर लेते हैं, जो कि हमको सहायता प्रोवाइड की जाती है। तो पर्सनल लेवल पर, पब्लिक लेवल पर, ग्रेवियंस, लॉ, जस्टिस, इन सारे लेवल्स पर एक रिपोर्ट आती है जिसको हम बोलते हैं रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ लीगल एड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 रिपोर्ट। ये लीगल एड्स प्रोवाइड करती है। यहाँ पर मतलब फ्री लीगल सर्विसेज जो आपको मिलती हैं पुअरर सेक्शन को और नियरली पीपल को, उसके बारे में बात करी, जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको पता होगा जिनके पास वकील नहीं होता है, तो वो जो सरकारी वकील है उनको प्रोवाइड किया जाता है, उनकी सैलरी बहुत कम होती है, वो अफोर्ड कर पाते हैं। सैलरी मतलब जो केस लड़ते हैं उसमें उनके चार्जेस कम रहते हैं, तो वो अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 है, जो कि एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसके तहत यहाँ पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा बनाया गया है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी सालसा बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA बनाया गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने लोक अदालत भी बनाई है। ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल ADR का मैकेनिज्म पर काम करती है। जहाँ पर डिस्प्यूट पेंडिंग है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो यहाँ पर आप उसकी जगह लोक अदालत में भी जा सकते हैं। आर्टिकल 39A याद रखना है आप लोगों को यहाँ पर, और आर्टिकल 22 का पार्ट 1 याद रखना है। फ्री लीगल एड की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, मेडिएशन एक्ट 2023 प्रेसिडेंट ने ग्रांट कर दिया अपना असेट टू पास द मीडिएशन एक्ट 2023 सीकिंग टू प्रमोट द मीडिएशन एज अ प्रेफर्ड मोड ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया। इसके लिए हमने ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं,
और बहुत सारी जगह आप लोगों को, हाँ बेसिकली ट्रिब्यूनल सीज की तरह एडीआर की जगह काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ट्रायल जो होता है विदाउट अ ट्रायल, डिफरेंट पीपल्स के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो यहाँ पर रिजॉल्व होते हैं। 2019 में यहाँ पर इसमें अमेंडमेंट हमने किया हुआ है। ये अलग अलग तरह का हो सकता है, कंसिलिएशन हो सकता है, नेगोशिएशन हो सकता है, मीडिएशन हो सकता है, कोलैबोरेटिव लॉ हो सकता है, आर्बिट्रेशन। सबके देखिए यहाँ पर डेफिनेशन हमने प्रोवाइड कर दी है। एक बार इसे देख लीजिएगा कि नेगोशिएशन किसे कहते हैं, कितनी पार्टीज होती हैं, ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। लोक अदालत की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एडीआर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के तहत ये काम करता है। स्पीडी, चीपर यहाँ पर और एमिकेबल अप्रोच से सॉल्व हो जाते हैं सारे कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1987 में किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नेशनल लेवल पर होती है, स्टेट लेवल पर होती है, हाई कोर्ट लेवल पर होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर और तालुक लेवल पर होती है। मोबाइल लोक अदालत भी अब ऑर्गेनाइज की जाने लगी, मतलब जो ऑनलाइन थ्रू होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एक जगह स्थिर नहीं रहती है, जगह बदल बदल के काम करती है। दैट इज वन थिंग, ठीक है। देन वी हैव अ मॉडल प्राइजन एक्ट। प्राइजन के लिए भी एक्ट बना दिया गया है, उसको ध्यान रखना है आपको। इसके तहत क्या किया गया है ये हम देख लेते हैं। गुड कंडक्ट प्रोविजंस फॉर द ग्रांट ऑफ अ पेरोल। आपको पता है कि कोई अगर प्रिजन में है तो वो अगर अच्छे से बिहेव कर रहा है तो उसको कम, उसकी जो भी जितने भी साल की उसको सजा दी जाती है तो उसको उसके अच्छे बिहेवियर के बेसिस पर छोड़ दिया जाता है। ये पहले मूवीज में बहुत दिखाया जाता था, अब तो खैर नहीं होता है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की कोई चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और उसी एक्ट को हमने यहाँ पर अभी 2023 में क्या किया, अमेंड किया है, ठीक है। देन आर्टिकल 142 चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, क्या बताया गया है, यहाँ पर बोला गया है सुप्रीम कोर्ट को पावर दी जाती है टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन पार्टीज वेयर एट टाइम्स लॉ एंड स्टेटस में नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी। तो आर्टिकल 142 याद रखना किससे रिलेटेड है, ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। हिंदू मैरिज एक्ट अगर आएगा तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देन उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल करके है, ये हियरिंग है रिलेटेड टू अग्निपथ स्कीम जो आई थी जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर प्रोमिसरी एस्टोपल क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है जो कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ की तरह काम करता है। बेसिकली प्रिवेंट करता है प्रोमिसर फ्रॉम बैकिंग आउट ऑफ द एग्रीमेंट। मतलब आप एग्रीमेंट अगर आपने किया तो आप उससे बैक ऑफ नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर ये इसका काम होता है। फिर नार्को टेस्ट के बारे में आप सभी ने सुना है, यहाँ पर सोडियम पेंटेथेनॉल जो है यूज किया जाता है ट्रुथ सीरम के जगह पर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कहाँ पर किया गया है ये, तो स्टेट ऑफ कर्नाटका में एक केस चल रहा है, वहां पर ये किया गया है। किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 20 का सब पार्ट 3 एंड आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पर इसे किया जाता है। देन उसके बाद रिक्यूजल ऑफ अ जजेस की बात करी। देखिए जजेस बहुत बार चर्चा में आ गए हैं तो क्वेश्चन आने की संभावना है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद AOR के बारे में बात करी गई है, लॉयर्स इन द इंडियन लीगल सर्विसेज के बारे में बोला गया, जो रजिस्टर्ड है और ऑथराइज है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, तो वो अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात ये बोली गई है, आर्टिकल 145 ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर उसके बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने से लेकर आए हैं। निर्भया फंड यहाँ पर बनाया है, इनहेंस करना है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन। नारी अदालत भी बना दी गई है। देखिए नारी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ चर्चा में है तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लें। मिशन शक्ति के तहत विमेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया है। न्याय विकास पोर्टल की हम बात कर लेते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने क्रिएट की है। इसे भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है इसके बारे में। जस्टिस क्लॉक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेज सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया गया है हाई कोर्ट्स के द्वारा। टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है डायरेक्शन सारे हाई कोर्ट्स को तो डिजिटाइज कर दें अपने लोअर कोर्ट रिकॉर्ड्स को, इसमें ई कोर्ट मिशन आता है। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फास्टर बाय, है ना, सुबास करके आता है। ESCR पोर्टल आता है। देन उसके बाद इंडिया जजेस रिपोर्ट आई है, जो किसने रिलीज किया, टाटा ट्रस्ट ने रिलीज किया इन कोलैबोरेशन फ्रॉम सेवरल सिविल सोसाइटीज। तो ये देखिए मैंने एक सांस में आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी, बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिकली पढ़ने के लिए, लेकिन जो जिस्ट है वो मैंने आपको इसमें लिख कर दे दिया। उतना उतना पढ़ेंगे तो भी बहुत होगा, उतना तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी देखिए स्टैटिक का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है, ये करंट ओरिएंटेड पोर्शन हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको रिवीजन के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। साल भर आप लोगों ने ऑलरेडी करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो ये रिवाइज कर देगा कि हाँ हमने ये रिकॉल कर देगा कि हाँ ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। और अगर पहले की वीडियोस नहीं देखें तो उन्हें जाकर देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये पीटी 365 का हम पॉलिटी का पार्ट 4 लेकर आए हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिएगा। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही हमारी पीटी 365 की जो एक प्लेलिस्ट है जहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट का मैराथन वीडियोस भी मिल जाएंगे, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि हम जो भी पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है आज वो इलेक्शंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है अभी हाल फिलहाल में ही इलेक्शंस हुए, उसके नतीजे सामने आए हैं और आज शपथ ग्रहण समारोह भी था, तो उसी के कारण से इलेक्शंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 इस बार आया था, जहां पर आपको पता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थोड़ा सा जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि अभी जो सीईसी का पद है और जो ईसी का पद है उसको लेकर काफी इस तरह से चर्चाएं थी कि वो कहीं ना कहीं पार्टी ओरिएंटेड हो गया है या इस तरह की चीजें सामने आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर उनके अपॉइंटमेंट, उनकी कंडीशन, सर्विसेज, टर्म्स क्या होने वाले उसके बारे में बात की गई थी। अब अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो आपको पता होता है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करता, सबसे पहली बात तो ये हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर होता है कि जो सिलेक्शन कमिटी होती है जो भी सिलेक्ट करती है इनको, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, देन उसके बाद यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसमें अभी रिसेंटली जो सुझाव लाए गए हैं उसमें बोला गया है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की जगह आपको सीजेआई को यहाँ पर बात करनी चाहिए, सीजेआई को यहाँ पर बोला चाहिए कि वो यहाँ पर काम करे। ठीक है, देन उसके बाद एक सर्च कमेटी भी बिठाई जाती है जो कि मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस वाले जो है उसको हेड करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, पोस्ट इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ अ सेक्रेटरी की रैंक के होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एंड इंटेग्रिटी हु हैज अ नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द सेम चीज, ये होना चाहिए। सैलरी की बात करेंगे तो इक्वल्स टू द जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट होता है। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करेंगे तो 6 ईयर होता है या 65 ईयर्स होता है, विच एवर इज अर्लियर, ये आप लोगों को पता होगा। ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये ध्यान रखेंगे, तो रीअपॉइंटमेंट कभी भी नहीं होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। EC अपॉइंटेड एज CEC इन द टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट बी मोर देन 6 ईयर्स, तो वही है 6 साल और 65 साल, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, क्या काम करते हैं, तो जो भी हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट कराने का काम करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको, जो भी इलेक्शन कमीशन यहाँ पर बिठाया जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग होते हैं जो कि पंचायतों के चुनाव करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल के जो स्टेट कमीशन होते हैं ये पंचायतों के चुनाव नहीं कराते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स, क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं आज तक। बेसिकली बहुत सारे कमिटीज बनाई गई हैं, स्टैंडिंग कमिटीज, पब्लिक ग्रेवियांस को लेकर, लॉ एंड जस्टिस को लेकर। तो बेसिकली एक है CER, कॉमन इलेक्टोरल रोल की बात की गई है, जिसमें बोला गया है कि दो टाइप के इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, एक जनरल इलेक्टोरल रोल होता है जो ओवरसीन बाय ECI होता है, और एक सेपरेट इलेक्टोरल रोल होता है जो कि प्रिपेयर्ड बाय SEC होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 के पार्ट 1 में इसके बारे में बताया गया है, जिसमें बोला गया है कि इट एम्पावर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर ऑल द इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब किस तरह से इलेक्शंस कंडक्ट करवाना उसको लेकर बात की जाती है। आर्टिकल 243 के से लेकर 243 ZA तक स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, ये मैंने आपको बताया है, ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया है। इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 जो होता है वो यहाँ पर काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस भी परफॉर्म किए जाते हैं। तो बेसिकली फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो है उन्होंने एग्जामिन किया है द फिजिबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑन वन और मोर नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन इसी को कहा गया है, एक नेशन है तो उसमें एक ही इलेक्शन होना चाहिए। बेसिकली साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या है, इट एम टू सिंक्रनाइज कर देना द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, मतलब सबके अलग अलग चुनाव ना करवा के सेम डे पे एक ही बार में वोटिंग हो जाए, ताकि उससे हम लोकसभा के इलेक्शंस भी करा सकें, स्टेट असेंबलीज के भी, म्यूनिसिपैलिटीज के भी, पंचायत के। एक्चुअली में होता क्या है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पैसा जाता है
इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में पैसा भी लगता है और लोगों का समय भी बहुत ज़्यादा जाता है। हम ड्यूटी लगती है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसके बाद जब तक हमारे कहना चाहिए वोटिंग होने के बाद जब तक पूरे वोट्स की चेकिंग नहीं हो जाती तब तक बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए बोला जाता है कि इकट्ठे एक बार में चुनाव करवाने से सारी चीज़ों में यहाँ पर बचत होने वाली है। अब ये बात तो सामने आई है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहिए, बट कितना ये कारगर साबित होता है आगे आने वाले समय पे हम ये देखते हैं। इट डज नॉट मीन दैट वोटिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर द ऑल इलेक्शन नीड्स टू हैपन ऑन अ सिंगल डे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंगल डे में हो, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां पर आज हर तरह के इलेक्शन हो जाए, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दिन में हर तरह के, इस तरह से बात की गई है। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं देख लीजिए। आर्टिकल 83 है जो ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट बताता है। आर्टिकल 85 है सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट बताता है। आर्टिकल 172 है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड 174 सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 356 जो है वो फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बेसिस पर बताता है। फिर हम बात कर लेते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ शिफ्टिंग एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 2023। आपने पता होगा कि सिटिंग की बात करी गई है, यहाँ पर जो एमपीज बैठते हैं उनके बारे में बात की गई है। बोला गया है कौन रिलीज करता है पहले ये देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर रिलीज करता है एंड नेशनल इलेक्शन वॉच इसे रिलीज करता है। स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर ऑफ 1999 में। और किसने बताया है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद ने से बताया है। बोला है कि केरला जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज हैं विथ क्रिमिनल केसेस फॉलोड बाय बिहार एंड महाराष्ट्र। तो देखिए एमपीज के ऊपर जो क्रिमिनल केसेस लगते हैं उसके बारे में जानकारी दी है और बोला है कि जो केरला में हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज जो है वो क्रिमिनल केसेस के साथ देखे गए हैं, उसके बाद बिहार में और उसके बाद महाराष्ट्र में। बेसिकली जो इनफिल्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स होते हैं, लॉ ब्रेकर्स होते हैं, करप्ट इंडिविजुअल्स होते हैं, वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा आ गए हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। देन वी हैव इलेक्टोरल फंडिंग, इस पे भी बहुत ज्यादा, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अलग से बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ था, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया था कि आप 25 पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पर हमको बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसका पैसा कहाँ कहाँ गया है। ये आप लोगों ने सबने सुना है, इसका भी स्कैम सामने आया था बहुत बड़ा। इसके बारे में ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो है, अगर नहीं देखा है तो उसे एक बार जाकर देख लीजिए, उसका लिंक भी मैं आपको पिन करवा दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। देन वी हैव अ नेशनल पार्टी स्टेटस। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं तो किसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा किसको नहीं, यहाँ पर ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो सिटिंग द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होगी और कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी होगी। अभी तक सो फार भारत में 6 नेशनल पार्टीज काम करती हैं, ये पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी BJP, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपल्स पार्टी अभी नई एड ऑन हुई है NPP, इसको ध्यान रखेंगे, और आम आदमी पार्टी भी नई एड ऑन हुई है, इसे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर पार्टी जो है उसको नेशनल स्टेटस कब मिलेगा, जब अगर वो लोकसभा में वोटिंग हो रही है तो उसको कम से कम 6% ऑफ वोट मिले पोल्ड इन द 4 और मोर स्टेट, 4 या ज्यादा स्टेट्स में उसको 6% वोट मिलना चाहिए लोकसभा के कंपैरेटिवली, और सीट्स जो होती है वो 2% मिलना चाहिए, नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। ये ध्यान रखेंगे, 2-3 का कंसेप्ट और यहाँ पर 6-4 का कंसेप्ट, ठीक है। देन उसके बाद बोला है कि वो स्टेट पार्टी होने चाहिए 4 स्टेट्स में, ठीक है। अब जब हम नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलेगा तो बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। आप अपने एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट ऑफ रिजर्व सिंबल कर सकते हैं थ्रू आउट द इंडिया, need only 1% to propose a candidate name for the file nomination, get broadcast facilities मिल जाती है, आकाशवाणी दूरदर्शन में आप कर सकते हैं प्रसारण अपने जनरल इलेक्शन के लिए, और कैन गिव अप टू 40 स्टार कैंपेनर्स भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्टार कैंपेनर्स होते क्या हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू किया एडवाइजरी टू ऑल द स्टार्स टू रिमेन विद इन द confines of the model code of conduct. They are nominated by the political parties to campaign in each set of constituency for the specific duration. There is no law governing who can or cannot be made a star campaigner. देखिए स्टार कैंपेन का मतलब ये नहीं कोई फिल्म स्टार को हम ले आएंगे। स्टार कैंपेन मतलब किसी एक जगह पर हमने बोल दिया है कि आप ये व्यक्ति जो है हमने इसको नॉमिनेट कर दिया, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी की जो भी कैंपेन है यहाँ पर ये व्यक्ति चलाने वाला है, तो ही इज नोन एज द स्टार कैंपेन, ठीक है ना। तो वही बात की गई है। तो जो लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर्स होते हैं वो
दैट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हमको पहले बताना पड़ता है कि विद इन अ वीक उनको हम नोटिफाई कर दें कि ये रहने वाला है, उन्हीं को हम लेकर आते हैं। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी में 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं और अगर कोई एक पार्टी अनरिकॉग्नाइज्ड है तो उसमें केवल 20 हो सकते हैं। ये आप लोग डेटा याद रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव पोल एक्सपेंडिचर। पोल एक्सपेंडिचर कितना आपने खर्च किया। डिक्लेयरिंग कैंडिडेट फॉर असेंबली इलेक्शंस वीक बिफोर पोल अनाउंसमेंट हैज एक्सपोज द गैप्स इन द इलेक्शन कमीशन पोल एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टूल्स। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आपने सुना होगा आचार संहिता या 48 आवर्स के पहले प्रचार बंद कर दिया जाता है, तो उस 48 आवर्स में भी बहुत सारे लोग जो है वो अलग तरह से यहाँ पर एक्सपेंडिचर कर देते हैं, उसके बिहाफ में यहाँ पर ये नियम बताया गया है। देन वी हैव इलेक्टोरल लिटरेसी की बात कर लेते हैं। तो ईसीआई ने एक साइन किया है एमओयू किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, कि इलेक्टोरल लिटरेसी हमको क्लासरूम में भी बच्चों को बतानी है, उन्हें भी सिखाना है। 6 से 12 तक के सारे बच्चों को हमको बताना है कि किस तरह से इलेक्शंस होते हैं और कैसे कैंपेनिंग होती है, सारी चीजें यहाँ पर हमको बच्चों को सिखानी है। इन्फॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट के बारे में हम बताएंगे, उसके प्रिंसिपल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इशूज बताएं बच्चों को, डेमोक्रेसी की वैल्यू सिखाएं और जो राइट्स मिले हैं वुमेन एंड मैन को वो हमको यहाँ पर बताना है। देन वी हैव इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन द रियल टाइम एनवायरनमेंट, एनकोर इसको बोला गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर डिजाइन किया इन हाउस सॉफ्टवेयर फॉर कंप्लीट कैंडिडेट्स एंड इलेक्शन मैनेजमेंट थ्रू एनकोर। एनकोर आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। ये क्या है, एंड टू एंड एप्लीकेशन है फॉर रिटर्निंग ऑफिसर्स टू डिजिटाइज द वोट पूल्स, tabulate the round size data and take out the various statutory reports on counting. Another application is called ANCOR scrutiny application. It allowed returning officers to scrutinize the nominations filed by the candidates online. तो अब ऑनलाइन भी कैंडिडेट्स अपना नाम दे सकते थे, तो उसकी स्क्रूटनाइज करने के लिए, स्क्रूट करने के लिए एनकोर करके यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। बेसिकली हमको अपना नाम अगर देना है कि हम यहाँ से खड़े हो रहे हैं तो हम नॉमिनेशन के लिए एनकोर का यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वोटर वर्टिफिएबल वीवीपीएटी। ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ईवीएम वीवीपीएटी इसको बोला जाता है, जहां पर ईवीएम मशीन के बारे में पता ही होगा, आप लोगों ने बटन दबाया होगा और वहां पर आपको एक कहना चाहिए उसका निकल के आ गया था रिजल्ट कि हाँ आपने वाला बटन दबाया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कांग्रेस का दबाया तो वहां पर बीजेपी का शो हो रहा है, ऐसा नहीं है, वही शो होता है जो आपने बटन प्रेस किया है, तो मतलब आपका वोट डल गया। उसके बाद एक बीप का साउंड आया होगा, आप सभी ने देखा होगा, तो वही है, वो उसको हम ईवीएम मशीन बोलते हैं। उसके साथ आपको एक बाजू में जहां पर वो निकल कर आता है कि किसको आपने वोट दिया है, वो वीवीपीएटी कहलाती है। तो यहाँ पे दैट अलाउ द वोटर्स टू सी अ प्रिंटेड स्लिप फॉर 7 सेकंड शोइंग द सीरियल नंबर। ये आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन बिल्स के बारे में। एक नारी शक्ति के लिए बिल आया है, वंदन नाम है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट याद रखेंगे, 2023 में आया है। आप लोगों को पता होगा कि 1/3 रिजर्वेशन ऑफ वुमेन की बात करी गई है। मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बहुत बार पढ़ाया है और हमारे चैनल पर इसका भी वीडियो है अवेलेबल, अगर वो नहीं देखा तो उसे भी जाकर देख सकते हैं आप। आर्टिकल ध्यान रखना है 239 का सब पार्ट AA, ठीक है। उसमें रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स ऑफ द वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली की बात करी गई है। उसके बाद आर्टिकल जो है हमारा 330 ये इंसर्ट किया गया है, 330A एंड 332A। ये रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स ऑफ अ वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये ध्यान रखना है, ये सामने पे चर्चा में था कौन से आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, 330 का A और 332 का A। याद रखेंगे कि जो भी रिजर्वेशन है वो केवल लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होता है। जो कंटिन्यूइंग चैम्बर्स होते हैं जैसे कि राज्यसभा हो गया या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, वहां पर रिजर्वेशन को कोई भी कंसेप्ट नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर इसके पहले की थोड़ी सी हम बात कर ले तो 1/3 सीट्स ऑफ अ वुमेन रिजर्व फॉर SC/ST अंडर आर्टिकल 330 एंड 332 ये दिया हुआ है। उसके बाद 334A में क्या दिया हुआ है, इट प्रोवाइड्स come into effect after the delimitation following the first census after the commencement of this act। इस एक्ट के बाद जब फर्स्ट सेंसस होगा तो वो किसके अंतर्गत होगा, आर्टिकल 334 के अंतर्गत होगा, 334A के अंतर्गत होगा, ठीक है। ऑलरेडी ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वहां पर ऑलरेडी 1/3 वुमेन रिजर्वेशन है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट 2023। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जब भी चर्चा में रहा, इससे क्वेश्चन यूपीएससी ने जरूर पूछा है, तो इसको पढ़ के जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पर 2022 में एक्ट आया था, बेसिकली 2002 का एक्ट है जो 22 में एक बार अमेंड हुआ और अभी फिर से 2023 में इसको अमेंड किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इलेक्शन अथॉरिटी यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है
और 3 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये अलाउ करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को टू मर्ज इनटू द एक्सिस्टिंग एमएससीएस। जो हमारी अभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसमें आप क्या करो, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मर्ज कर लो अमेलगमेशन के लिए, ठीक है। देन वी हैव सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 2023। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसमें अपना असेंट दे दिया है और उन्होंने कहा है कि ये एक्ट वैसे 1952 में आया था, हमने इसमें अभी अमेंडमेंट किया और बोला है कि जो आप सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं ना कि ए क्लास का है, बी क्लास का है, सी क्लास का है, वो यहाँ पे जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके रेगुलेशन को लेकर है। मैं आपको भी बताऊंगी किसको कौन सा दिया जाता है, कौन देता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है उसको स्टैब्लिश किया गया है, जो कि बताएगा कि किस किस कैटेगरीज की फिल्म ये है, ठीक है। फिर उसके बाद इस पे ओटीटी रेगुलेशन को भी शामिल किया गया है। तो डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रेवियांस काउंसिल यहाँ पर रिकमेंड करी गई है प्यूनिटिव एक्शंस ऑन द ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स इन्वोकिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021। देखिए बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ा के रखे थे, तो यहाँ पर उसी के चार्जेस को कम करने के लिए इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत इसको लाया गया है और बोला गया है कि इट ऑफर्स द, आपको पता है कि आप मूवीज टीवी शो सारे आप लोगों ने देखे होंगे इंटरनेट के थ्रू, बाईपासिंग केबल, सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू, दैट इज नोन एज ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो आईटी एक्ट के अंतर्गत यूज करें, उससे बाहर जाकर आप बात ना करें, ठीक है। बेसिकली अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उसका भी एक कोड ऑफ इथिक्स होता है, उसको आप मानकर चले फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। देन वी हैव अ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। डेटा प्रोटेक्शन अपने आप में चर्चा में सिक्योरिटी का टॉपिक है वैसे, बट फिर भी इसका बिल आया है इसलिए हमें पता होना चाहिए। 2023 में इसका बिल आया है। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि प्राइवेसी जो है हमारी फंडामेंटल राइट है। के एस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसको बताया गया था। जस्टिस श्री कृष्ण कमिटी जो है उसने प्रपोज किया था एक ड्राफ्ट बनाओ आप इसके लिए, तो वो ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है। देन उसके बाद हमने उसका क्या बना दिया, एक्ट बना दिया है। बेसिकली रेगुलेट कर देगा प्रोसेसिंग ऑफ अ डिजिटल पर्सनल डेटा व्हाइल एंश्योरिंग इंडिविजुअल्स राइट टू प्रोटेक्ट देयर डेटा, ठीक है। यहाँ पर 2 टर्म्स निकल कर आते हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक का नाम है डेटा फेड्यूसेरीज। डेटा फेड्यूसेरीज जिसको बोला जाता है दैट इज अ पर्सन, कंपनी और गवर्नमेंट एंटिटीज हु प्रोसेस डेटा। जिसके पास डेटा गया है वो प्रोसेस कर रहा है, उसके तरफ से डेटा कहीं इधर उधर ना चला जाए, ठीक है। फॉर डेटा प्रोसेसिंग जो भी यूज कर रहा है उसको हम बोलते हैं। फिर यहाँ पर राइट इन द ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स, कौन यूज कर सकता है, कहाँ डेटा जा सकता है, ये सारी चीजें हमें पहले से पता होना चाहिए। देन वी हैव अ डिजिटल सर्विसेज एक्ट निकल कर आया है। इसमें बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन ने कंफर्म किया है 19 प्लेटफॉर्म्स को दैट विल बी सब्जेक्ट टू द ऑनलाइन कंटेंट रूल्स अंडर द डिजिटल सर्विस डीएसए। डीएसए क्या है, इट इज अ फर्स्ट ऑफ काइंड रेगुलेटरी टूल बॉक्स है जो ग्लोबली काम करता है और बेंचमार्क सेट करता है रेगुलेट करने के लिए ऑनलाइन इंटरमीडियरीज को। 2020 में डीएसए ने टुगेदर काम किया डिजिटल मार्केट एक्ट के तहत, जो इसने प्रपोज किया है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू एंश्योर अ सेफर फेयरर डिजिटल स्पेस, ठीक है। किस किस के लिए, बेसिकली यहाँ पर गेट कीपर्स कौन से प्लेटफॉर्म्स है, गूगल, अमेजॉन, मेटा, ये सारे हैं। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट आया है, ये भी देखिए जितने भी एक्ट आए ना उसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। बेसिकली आप लोगों ने अभी न्याय संहिता के बारे में सुना होगा, चर्चा में था बहुत ज्यादा, तो हम उसको बोलने लगे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें क्या होगा, इंडियन पीनल कोड जो आईपीसी की धाराएं थी वो इसमें शामिल कर दी गई हैं जो कि क्रिमिनल ऑफेंसेस के नेचर की थी। फिर उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है, जो सीआरपीसी की धाराएं लगती थी 73 वाली, वो अब इसमें लगने लगेंगे। प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, प्रोसीजर बताया है कैसे अरेस्ट करना है, प्रोसिक्यूशन कैसे करना, बेल कैसे मिलेगी, ये सब। देन उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये नया डाला गया है, जो एविडेंस एक्ट होता है उसकी जगह पर इसको लाया गया है। 1872 का था, हमने यहाँ पर नया कर दिया है। डेट याद रखिएगा, देखिए 1860 का था, 1973 का था और 1872 का था, बहुत पुराना चला आ रहा था, तो उसे हमने अपने हिसाब से चेंज करा है। देन वी हैव रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए इसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी आ गया है। तो आपने देखा होगा ना, लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते बर्थ और डेथ के, तो उसी को कम करने के लिए किया गया है। 1969 में बेसिकली एक्ट आया था, लेकिन अभी उसमें अमेंडमेंट किया गया है और बोला गया है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो यहाँ पर इनके अपॉइंटमेंट निर्धारित करने वाला है। चीफ रजिस्ट्रार होता है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार टू बी अपॉइंटेड इन एवरी स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर उनको अपॉइंट करने वाली है, उन्हीं के पास जाकर हम यूजुअली सर्टिफिकेट बनाते हैं। यूजुअली हम कलेक्टेड ऑफिस जाते हैं, वहां पर एप्लीकेशन देते हैं और हमको सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाता है।
तो रजिस्ट्रार करता है सर्टिफिकेट, ये आप लोगों को पता है, वही बेसिक चीज इसमें लिखी है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023, तो प्रेसिडेंट ने इसमें भी अपना असेंट दे दिया हुआ है। बोला है कि जो हमारा कॉलोनियल एरा का हम लॉ यहाँ पे यूज करते थे प्रेस के लिए 1867 का, उसको अब हमने यूज नहीं करना है, हमने अपना नया जो बना लिया उसी को यूज करेंगे। बेसिकली जो सेंसरशिप एक्ट था 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे, और उसके बाद 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो यहाँ पर इन्होंने इसको रिट्रैक्ट किया था। तो लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंसेस 1823 जॉन एडम्स लेकर आए थे। तो ये अलग अलग मैंने आपको बता दिए। मेटकाल्फ लेकर आए थे प्रेस एक्ट, तो मेटकाल्फ को प्रेस का फादर के नाम से भी जानते हैं, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही सारे लोग लेकर आए थे, तो इनका नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी फ्रिक्वेंट में है। राजा राम मोहन राय का नाम ध्यान रखना है, मिरातुल अकबर का नाम याद रखना है, जो कि had to be ceased publication due to this act। तो इसी कारण से राजा राम मोहन राय और मिरातुल अकबर जो है करके ये रिलीज नहीं हो पाई थी। देन वी हैव टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, टेलीकॉम बिल 2023, ऑप्शन आप बिल आते थे, सुना होगा आप लोगों ने, उसी के लिए आया है। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है 138 ईयर ओल्ड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को। अब टेलीग्राफ कोई नहीं भेजता है, ठीक। तो यहाँ पर टेलीग्राफ एक्ट 1885 को बदल दिया गया है और उसको बोला है इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 किया गया था। और उसके बाद टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1850 किया गया है। नाउ दैट इज नोन एज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई एक्ट 1997, जिसे हम अभी भी यूज करते आ रहे हैं। इसी में अमेंडमेंट हो रहे हैं, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए, पहले क्या था, फिर क्या आया, फिर क्या, दैट्स इट। इंटरनेट शटडाउन बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा, तो लोगों ने बोला है हमारे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हमें हर तरह की स्वतंत्रता है, तो हमारा इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया, उसी को लेकर बात की गई है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो वहां पर इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है, ताकि कुछ ऐसी गतिविधियां ना हो जाए जिसके कारण से दंगे और भड़क जाए। या तो उसकी स्पीड को स्लो कर दिया जाता है या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। यूजुअली जम्मू कश्मीर में ये घटना बहुत ज्यादा देखी जाती थी। अभी इस समय पर नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा विवाद चल रहा है, तो वहां पर भी देखी गई थी, इसलिए आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। देन वी हैव अ केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। इस बार बहुत सारे एक्ट आए हैं और बहुत सारे एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं, तो ये आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा। अमेंडमेंट वाले सारे मैंने इसी वीडियो में कवर कर दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कुछ रूल्स लेकर आई है इसके लिए। उन्होंने बोला है कि डीक्रिमिनलाइज प्रोविजंस ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट ये किया जाए। पहले आप लोगों ने देखा होगा लोग क्या करते थे, किसी के यहाँ वायर गया है टेलीविजन का, उसी से तार खींच के अपने घर में चैनल देखने लगते थे। इस तरह के काम पहले होते थे, तो वो क्रिमिनलाइज कहते थे ना, तो उसको हमको डीक्रिमिनलाइज करना है कि अब कोई ऐसा ना करे। अब तो देखिए डिश टीवी लग गया सबके यहाँ, तो कोई ऐसा नहीं कर सकता, बट स्टिल कुछ कह नहीं सकते, भारत है। तो यहाँ पर वही बात की गई है। 1995 में एक्ट आया था, अब हमने इसमें अमेंडमेंट किया है कुछ, और इसको बोल दिया है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजंस एक्ट 2023 नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर बोला है कि इम्प्राइजनमेंट अब आपको मिलेगा अगर, और यहाँ मॉनेटरी पेनाल्टी भी लगेगी अगर आपने एडवाइजरी वार्निंग जो भी आपको दी जा रही है उसका अच्छे से फॉलो नहीं किया है, तो आपको इम्प्राइजनमेंट भी हो सकता है। बहुत बेसिक चीज है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एडवोकेट एक्ट 2023 अगेन टॉट के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है। शब्द आपको लीगल में देखने के लिए मिलेगा, टॉट के अंतर्गत आता है, जिसमें जो कि पनिशेबल है और रिपेल सर्टेन प्रोविजंस ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 है, which has become absolute. It provides that every high court and district judge can frame and publish list of torts। कौन सी चीज नहीं करनी है, ठीक है, वो बता देते हैं आपको, और अगर आपने किया तो पनिशेबल है, दैट्स इट। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, कमीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 टू इंक्वायर इनटू द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इन मणिपुर। देखिए मैंने आपको बताया भी जो विवाद चल रहा है उसी से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन टू मेक इंक्वायरी इनटू द मैटर्स, वो कर सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। किस शेड्यूल के अंतर्गत, अंडर शेड्यूल 7, ठीक है। देन उसके बाद फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सस्पेंड कर दिया है फॉरेन फंडिंग लाइसेंस ऑफ केयर इंडिया ओवर एलिग्ड वायलेशन ऑफ FCRA। केयर इंडिया करके है, उसमें जो भी फॉरेन से फंडिंग आती थी उसको बंद कर दिया है। देन उसके बाद एनिमी प्रॉपर्टीज
एनिमी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। एनिमी प्रॉपर्टीज या एनिमी सब्जेक्ट क्या होते हैं? पर्सन और अ कंट्री हु और विच वॉज एन एनिमी अंडर द डिफेंस ऑफ अ इंडिया एक्ट। मतलब वही है कि आप इंडिया के जो एनिमी हैं उनके साथ सो एंड सो, आपको सबको पता है कौन कौन है, तो उनके साथ प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, असेट हेल्डिंग कब जो भी काम करते हैं वो एनिमी कंपनी के अंतर्गत आएगा या एनिमी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लिए। जो भी एक्ट अभी अमेंडमेंट हुए हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं। विमेन वाला एक्ट फिर से मैं बोलूंगी अच्छे से पढ़कर जाइएगा, उससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा बन रही है। बाकी तो आप सब एक बार पढ़ ही लीजिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है पीटी 365 के पॉलिटी का पार्ट 5 हम लेकर आए हैं। ये लास्ट पार्ट है पॉलिटी का, इसके बाद आपकी पीटी 365 की पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी पीटी 365 सारे कंप्लीट करा देंगे, तो यहाँ पर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस हमने कवर नहीं किया है क्योंकि अभी बच्चों की इतनी डिमांड आई नहीं है। अगर आप चाहते हैं फिर भी कि इंटरनेशनल रिलेशन कवर किया जाए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा, तो कोशिश करेंगे कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस भी कवर कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पहले की वीडियोस नहीं देखें तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमने जो भी पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। सबसे पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज। चर्चा में जो थी बेसिकली लोकपाल हमेशा से चर्चा में रहा है और ये एग्जाम का एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि हाई लेवल सर्च कमिटीज के लिए बिठाई गई है, तो ये ऐसा टॉपिक है, पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स की बात करी गई है ऑफ द एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन लोकपाल के लिए। लोकपाल इन द ईयर ऑफ 1966 में लोकपाल और लोकायुक्त टर्म कॉइन किसने किया था? एलएम सिंघवी ने किया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि हमको एडीआर, जो आप लोग ने एडीसी रिपोर्ट एआरसी रिपोर्ट जो आती है उसमें यहाँ पर बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के तहत यहाँ पर हमको लोकपाल और लोकायुक्त बनाने चाहिए। बेसिकली जो लोकपाल होते हैं वो नेशनल लेवल पर एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन होते हैं और लोकायुक्त जो होते हैं वो स्टेट लेवल पर होते हैं, जो कि पब्लिक सर्वेंट्स के साथ जो भी आपने सुना होगा जिस तरह से भी वो करप्शन करते हैं तो उसके खिलाफ यहाँ पर काम करते हैं। ये एक्ट जो है 2013 में आया था और इसलिए ये चर्चा में था, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके एक्ट के बारे में और क्या बताया गया है? अकॉर्डिंग टू द एक्ट देयर शैल बी अ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी not below the rank of a joint secretary who shall be appointed by the government to conduct the preliminary inquiries referred to the Central Vigilance Commission by the लोकपाल। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो भी बोलेगा लोकपाल उस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने का भी काम कर सकता है। अब लोकायुक्त मैंने आपको बताया जो स्टेट इक्विवेलेंट होता है, और याद रखना है महाराष्ट्र में सबसे पहले 1971 में लोकायुक्त बना दिया गया है और 1999 में केरला में बना दिया गया है। दे शैल हैव ज्यूरिसडिक्शंस ओवर सीएम के ऊपर काम करते हैं, मिनिस्टर्स के ऊपर काम करते हैं, एमएलएस के ऊपर और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर रिश्वत देता पकड़ा जाता है या करप्शन करता हुआ पकड़ा जाता है तो आप उसकी खबर लोकपाल या लोकायुक्त को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनका जो कंपोजिशन होता है क्या होता है। तो लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। 8 मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखना है। विच ऑफ 50% शैल बी जुडिशियल मेंबर्स एंड 50% फ्रॉम SC ST OBC से होना चाहिए। टेन्योर क्या होता है इनका? तो देखिए टर्म ऑफ 5 ईयर्स रहता है और अटेनिंग द एज ऑफ 70 ईयर्स, जो विच एवर इज अर्लियर, वही है। तो 5 साल और 70 वर्ष, हमने इसके पहले एक पढ़ा था अभी, 5 साल और 6 साल और 65 वर्ष। तो ईयर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी की बात कर लेते हैं। तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सिलेक्शन कमेटी। उसमें होता कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं और सीजेआई होते हैं और एमिनेंट जूरिस्ट जो भी होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं वो होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत ये काम करता है और बोला जाता है कि 60 दिन के अंदर आपको अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करना है एंड 6 मंथ ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी 60 दिन में कंप्लीट करना है, इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में। दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं, थोड़ा सा लीगल टर्म्स होते हैं और लीगल टर्म्स ऐसे ही आप पढ़ लीजिए, अभी इसमें हमको ज्यादा भी डिटेल में जाना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डीलिमिटेशन कमीशन। अभी चुनाव हुए तो डीलिमिटेशन कमीशन चर्चा में आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
ये एंश्योर करता है कि जो प्रपोर्शन है SC ST OBC विमेन का वो सब जगह एक बराबर हो सके, जितना हमने रखना है 50%, जो भी क्राइटेरिया हमने रखा उस हिसाब से होना चाहिए। तो डिलिमिटेशन कमीशन अंडर आर्टिकल 82 ने पार्लियामेंट इनैक्ट अ डिलिमिटेशन एक्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीएडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मेंबर्स एंड बाउंड्रीज ऑफ अ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज आफ्टर एवरी सेंसस। हर सेंसस के बाद ये काम करते हैं। इट्स डिसीजन आर कंसिडर्ड फाइनली एंड अनचेंजेबल इन एनी कोर्ट। आप कोर्ट पे नहीं जा सकते हैं इनके डिसीजंस के लिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और बोथ हाउस ऑफ द पीपल दैट इज लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के लिए काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका कंपोजिशन में क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, करंट और रिटायर्ड कोर्ट भी हो सकता है, वो एज अ चेयरमैन यहाँ पर काम करते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और द इलेक्शन कमीशन नॉमिनेटेड बाय हिम और हर, वो व्यक्ति यहाँ पर होता है। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स यहाँ पर बैठते हैं। इंडिया में डिलिमिटेशन, अगर मैं इंडिपेंडेंस की बात करूं तो कब कब हुआ है, तो 1952 में हुआ है, 1963 में हुआ है, 1973 में और 2002 में। अगेन अभी जैसे कि आपको पता है सेंसस के बाद होता है, तो सेंसस के बाद हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद यहाँ पर बोला गया था कि पहला सेंसस हुआ है जिस आफ्टर 2000 वॉज पब्लिश्ड। उसके बाद 2000 वाला पब्लिश किया गया है। 2002 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है। फर्दर इसको फ्रीज कर दिया गया है 25 साल के लिए टिल 2026। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो SC ST OBCs हैं, इनके जो रिजर्वेशन हमने रखा हुआ था, या हम बोल सकते हैं डिलिमिटेशन में हमने बोला था कि सीट्स इनकी भी होनी चाहिए, तो वो पहले 2000 तक ही था, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते गए, वो 25 साल के लिए बढ़ गया, तो 2026 तक हो गया है, फ्रीज हो गया, ठीक है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया अपना थर्ड एक्सटेंशन टू गिव अ डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट ED चीफ इनवैलिड पावर्स ऑफ अ डायरेक्टरेट। क्या होता है ये, पावर टू सीज द असेट, सीज कर लेते। देखिए ED की रेड पड़ी, आपने ऐसे सुना होगा ना, ED जांच कर रहा है, तो क्या होता है जो भी असेट होता है उसको सीज कर लेता है। सामने वाला उसके पास पावर होती है समन करने की, सेम पावर एज अ सिविल कोर्ट रिगार्डिंग द डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस, सारे काम जो भी एक सिविल कोर्ट के होते हैं वो ये करते हैं, ठीक है। अरेस्ट का पावर भी होता है, दे कैन इन्वेस्टिगेट एंड मेक अरेस्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द PMLA 2002 एंड फेमा एक्ट 1999। अभी थे क्या, मैंने यहाँ पर स्टार मार्क किया, आप लोग की जिम्मेदारी होती है इनको एक बार पढ़ना है आपको, ठीक है। फॉर्मल FIR यहाँ पर पहले आपको पुलिस के पास देना पड़ती, देन फिर यहाँ पर ये अरेस्ट करके ले जा सकते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की। तो तमिलनाडु ने विड्रॉ कर लिया अपने जनरल कंसेंट अकॉर्डिंग टू द CBI टू प्रोब द केसेस इन स्टेट। बेसिकली CBI इन्वेस्टिगेशन किस पे करेगा, एंटी करप्शन पे। बेसिकली जो रजिस्टर्ड होते हैं अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल्स एम्प्लॉयज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, उस पे काम करती है। सुप्रिटेंडेंस ऑफ अ CBI रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो भी इसके अंतर्गत आता है। कुछ स्पेशल क्राइम्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस, बैंक फ्रॉड कर दिया है, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, ये सारे ऑपरेशन CBI ही यहाँ पर देखती है। तो CBI यूजुअली अपने केसेस को ट्रांसफर किसको कर देती है, ED को। बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं वो ED को यहाँ पर वो दे देती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स की, NCC के बारे में। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन, आपने सभी ने सुना होगा NCC के बारे में। तो इन्होंने अपना 75वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है 2023 में। बेसिकली आया कब था, तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 में आया था। पंडित HN कुंजरू, इनका नाम याद रखना है। कमिटी रिकमेंडेड अ कैडेट ऑर्गेनाइजेशन टू बी एस्टैब्लिश इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एट द नेशनल लेवल, कि हर एक स्कूल और कॉलेज में आपको इस तरह के कैडेट्स बनाने चाहिए ताकि बच्चों को आप ट्रेन कर सके, उनको ऑर्गेनाइज कर सके, मोटिवेट कर सके कि किस तरह से आपको बैलेंस करके चलना है लाइफ में और नेशन के प्रति आपको उत्तरदायी होना है। बेसिकली एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें आर्मी, नेवी और एयर विंग्स की सारी चीजें सिखाई जाती हैं। न्यू दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। NCC और NSS में क्या डिफरेंस है ये भी पूछ सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ये 1948 में स्टैब्लिश हुआ है, 1969 में स्टैब्लिश हुआ है। ये फॉस्टर करता है डिसिप्लिन, सेल्फलेसनेस, यूथ लीडरशिप, और ये क्या बताता है, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी थ्रू द कम्युनिटी सर्विसेज। ये दोनों डिविजन्स याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने बात कर लेते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI हमेशा चर्चा में रहता है।
2003 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है अंडर द गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। 6 मेंबर्स और एक चेयरपर्सन होते हैं, मतलब टोटल 7 मेंबर्स हो गए, 7 लोग हो गए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो एलिमिनेट करता है प्रैक्टिसेस हैविंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, बेसिकली मोनोपोली किसी की ना बढ़ जाए उसके लिए। तो यहाँ पर रणवीर कौर जो है पहली फीमेल चेयरपर्सन बनाई गई है सीसीआई की। अब देखिए नाम इस तरह की यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन क्या पूछ सकता है सीसीआई के बारे में, तो वो मैंने आपको बता दिया। ग्लोबल अलायंस ऑफ अ नेशनल ह्यूमन राइट्स, GANHRI, ये 1993 में स्टैब्लिश की गई थी, ये पता होना चाहिए। ये सुप्रीम डेलिबरेटिव बॉडी है। ये ब्यूरो जो है ये एग्जीक्यूटिव कमिटी भी यहाँ पर फॉर्म करता है, इसकी एक जनरल असेंबली भी होती है। बेसिकली इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। इसमें 16 मेंबर्स होते हैं, 4 जो होते हैं वो हर रीजनल नेटवर्क से आते हैं, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया पैसिफिक एंड यूरोप से। इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। देन वी हैव अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ACC जिसको हम बोलते हैं। ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स होते हैं जो हैंडल करते हैं सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली ये डिसाइड करते हैं हाई लेवल अपॉइंटमेंट इन द सेंट्रल सेक्रेटरीट्स, पब्लिक, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। अगेन इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आप सभी पढ़ते हैं, क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट की, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे काम करती है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। और पहले तो ये टेम्पररी बेसिस पर काम करती थी 1919 तक, लेकिन 1923 में इसको हमने मेड परमानेंट कर दिया है। देन उसके बाद जो इसका प्रेजेंट नेम चल रहा है वो 1946 में रखा गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है। देन वी हैव NCGG, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ये बेसिकली इसकी 24th बैच मालदीवियन सिविल सर्वेंट बोला जाता है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। ये बेसिकली 2014 में सेटअप की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशंस के अंतर्गत। ये हेडेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ये आपको पता होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूव द गवर्नेंस, पब्लिक रिफॉर्म्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। देन उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, अगेन इट इन्वॉल्व द अटैक ऑफ अ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन, उससे रिलेटेड है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बेसिकली 2019 में ये एक्ट आया था। ये NIA को अलग अलग तरह से इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए, कोई भी ऑफेंस जो उसमें शेड्यूल है उसके अंतर्गत इंटरनेशनल ट्रीटीज क्या करना है, डोमेस्टिक लॉस क्या है, वो यहाँ पर ये बताता है। देन वी हैव अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ गवर्नेंस, कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस। मिशन कर्मयोगी करके चला है, गुड गवर्नेंस डे के दिन यहाँ पे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने। मिशन कर्मयोगी है क्या? बेसिकली नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग है। इज टू बिल्ड अ फ्यूचर रेडी सिविल सर्विसेज विद अ हाई राइट एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। मतलब पहले से ही बच्चों को सारी चीजें सिखा देना, ताकि जब वो सिविल सर्वेंट बने तो उनको कोई दिक्कत ना आए, वही है। तो यहाँ पर मिशन कर्मयोगी से ही बोला गया है। और माई IGOT करके है, वो डिलीवर करता है टारगेटेड ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर द इंडिविजुअल ऑफिसर्स के लिए। इसके अंतर्गत एक विकास आता है वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट, जो ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम है मैनेजमेंट के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए। देन राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट, आपको पता है, आपको जो भी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप RTI लगा दो तो आपको पता चल जाता है। 2005 में एक्ट आया था। और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत इसकी नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन के अंतर्गत ये काम करता है। वही बोला गया है कि यहाँ पर एनी सिटीजन, एनी इंडियन सिटीजन कैन रिक्वेस्ट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप सारी चीजें वहां से पता कर सकते हैं। देन आधार के बारे में पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ रूल्स बताए हैं टू इनेबल द आधार ऑथेंटिकेशन बाय द एंटिटीज अदर देन द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के अलावा भी आपने सुना होगा ना, यहाँ पे जाओ तो आधार कार्ड में आप फोटो चेंज करवा सकते हो, यहाँ जाओ तो नाम चेंज करवा सकते हो। तो वो अलग जो एजेंसीज बना दी गई उनके बारे में बताया गया है। बेसिकली ये गुड गवर्नेंस, प्रिवेंटिंग लीकेज ऑफ पब्लिक फंड्स, इन सब के बारे में जानकारी देता है। और आपने सुना होगा हर चीज को आधार कार्ड से लिंक क्यों करवाया जाता है, ताकि सारा डेटा हमें एक जगह मिल सके और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी जो है लोगों की मेंटेन रहे। रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, देखिए ऑनलाइन गेमिंग पर भी बहुत ज्यादा सट्टेबाजी चलने लगी, उसके तहत यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग में आपको पता है फेक और फॉल्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाती है कि 1 रुपए में आप इतने पैसे जीत सकते हैं, ऐसे आपने सुना होगा ना। तो वही है कि क्लियर डेफिनेशन आपको देना है ऑनलाइन गेम की सबसे पहले। उसके बाद आपको इंटरमीडिएरीज बनाई गई हैं जो कि ये देखेंगी
कि ऑनलाइन गेम के यूजर से को भी डेटा वगैरह एक्सेस तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। आईटी रूल 2021 के अंतर्गत यहाँ पर ये काम करने वाला है। देन उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो उसके बारे में ये एक्ट आया है। यहाँ पर कुछ सजेशन दिखाए गए हैं कि कंज्यूमर कमीशन ने कुछ डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा है, तो उसके तहत बोल रहे हैं कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन पर हमको फोकस करना चाहिए। आपने अगर कोई भी गुड बाय किया है, कोई भी सर्विसेज ली हैं, तो आपको कुछ एक प्रॉमिस दिया जाता है, पेड या पेड बोल सकते हैं उसको, प्रॉमिस बोल सकते हैं, पार्टली पेड हो सकता है, पार्टली प्रॉमिस, इस तरह की चीजें होती है। तो वही है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जब आप करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स में ये जरूरी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप मेंटेन करके चलें। देन वी हैव गाइडेंस फॉर द सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स, ये बहुत ज्यादा भी चर्चा में था, तो इनके लिए भी गाइडलाइंस दे दी है कि आपको कोई भी ऐसा वायलेशन नहीं करना है। जो भी गाइडलाइंस हमने आपको दी है वही है कि आपको किसी भी चीज तरह से लोगों को भड़काने की काम नहीं करना है। आप अपनी बात लोगों तक रख सकते हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू, लेकिन लोगों को भड़काने का काम नहीं करना, मिसलीड करने का काम नहीं करना है। देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशन फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, ये एक बार और यूपीएससी पूछ चुका है, तो चांसेस कम है, बट फिर भी थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। जो फॉरेस्ट में रहते हैं उन लोगों के लिए है। ई गवर्न स्टेट के बारे में, फर्स्ट फुल ई गवर्न स्टेट कौन सी बनी है? केरला, जहां पर सारा कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया है। यह भी बहुत चर्चा में था। केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट इन्होंने चलाया, इनका खुद का इंटरनेट भी आ गया है, खुद का इंटरनेट प्रोवाइडर भी इन्होंने बना लिया है। ई सेवानम पोर्टल याद रखना है। देन डिमार्केटेशन ऑफ रोल्स ऑफ, ये आधा आ गया है तो इसको देख लीजिएगा। रोल ऑफ बोथ द मिनिस्टर्स टू रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ डुप्लीकेसी ऑफ द रेगुलेशंस ऑफ द डिजिटल मार्केट्स। देन एमसीएन मेटी के बारे में है। तो ये मेटी ने 1 ट्रिलियन टच कर लिया है। डिजिटल इंडिया का जो डिजिटल मार्केट है वो एक्सपेक्ट करता है 1 ट्रिलियन बाय 2025-26। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये बताया है कि इतना ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन होने लगा है कि इंडिया का जो डिजिटल मार्केट है वो 1 ट्रिलियन का होने वाला है। देन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स लॉन्च करती है यूनियन मिनिस्ट्री। यहाँ पर वो बताती है कि ग्रेड्स देती है कि ए ग्रेड पर है तो 70 से 90% अच्छी है, बी ग्रेड है जो हम लोगों के स्कूलों में चलते थे वही यहाँ पर दिए, थोड़े से ग्रेड पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आईना डैश वोट फॉर सिटीजन्स, यहाँ पर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, फाइनेंस, प्लानिंग, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज, इसके बारे में बेसिकली 5 ब्रॉड पिलर्स जो होते हैं आईना के वो बताए गए हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लॉन्च किया गया है तो कौन कौन से पैरामीटर्स शामिल नहीं है ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अवार्ड फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग देता है। अवार्ड्स गिवन बाय द प्राइवेट बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन देती है कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी के लिए। सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री, इन सबको दिया जाता है जो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं उन्हें बेसिकली दिया जाता है। आर्टिकल 311 का 2 सबसेक्शन सी, टर्मिनेटेड 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर एक्ट दिस, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ लोगों को वही है कि थ्रेट कर रहे हैं आप, सिक्योरिटी ब्रीच कर रहे हैं, उसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ लोगों को क्या कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया, उसके बारे में बताया। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3112 सबसेक्शन सी। तो यहाँ पर हमारा पॉलिटी का सारा कोर्स खत्म हो जाता है। तो पॉलिटी के पहले की वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।